हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने आपको फील कराया था रोटेशन मोशन का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, द जॉन ऑफ रोटेशन, मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको अपन टॉर्क बोलते हैं। इसको टाउ से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और इसके बारे में बहुत सारी बातें हम आपको फील कराने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जैसे किसी बॉडी को मूव कराने के लिए, लीनियर मोशन कराने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही बेटा जी किसी बॉडी को रोटेशन कराने के लिए मूवमेंट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपको किसी बॉडी की रोटेशनल कंडीशन को चेंज करना है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो रोटेट कर रही है, तो उसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी सर? मूवमेंट ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ेगी, टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो क्या है मूवमेंट ऑफ फोर्स? द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन और चेंज द रोटेशनल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, उसको अपन बोलते हैं बेटा क्या? यहां बोलते हैं अपन उसको मूवमेंट ऑफ फोर्स। सिंपल सी बात है, ये हमारे पास कोई बॉडी है बेटा जी, ये इसकी रोटेशन एक्सिस है, टन करते हुए इस एक्सिस पर हमें इसको रोटेट कराना है, तो हम यहां पर फोर्स लगाने वाले हैं बेटा जी। यहां पर अपन ने यहां फोर्स लगाया है कैपिटल एफ। ये फोर्स और इसकी रोटेशन एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है r। तो मेरे बच्चों यहां पर टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी टाउ वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, या अपन इसको बोल देंगे r f साइन थीटा। ये हमारे पास बेटा किसकी वैल्यू हो जाएगी? आपके लिए टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी, मूवमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क ये क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इसकी जो डायरेक्शन है ना टॉर्क की बेटा जी, डायरेक्शन वो है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। मींस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और जो फोर्स अप्लाई है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये दोनों इस प्लेन में है तो टॉर्क ना इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे मेरा मार्कर है ना इस वाली डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने आपको वेक्टर में भी सिखाई थी ये वाली बात कि ए क्रॉस बी जो होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो वही कंडीशंस यहां पर लगती हैं। ठीक है बेटा, इसकी डायरेक्शन रोटेशन एक्सिस के अलोंग होती है। एलोंग किसके होगी बेटा? रोटेशन एक्सिस होगी। और जो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के एलोंग होती हैं जिनकी डायरेक्शन, उनको अपन एक्सियल वेक्टर कहते हैं। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी रोटेशन एक्सिस के अलोंग, तो इसको हम कैसा वेक्टर बोलेंगे मेरे बच्चों? एक्सियल वेक्टर बोलेंगे, जिनकी डायरेक्शन पर्टिकुलर एक वेक्टर के मतलब रोटेशन एक्सिस के अलोंग होती है। देखो, जितने भी रोटेशन मोशन में वेक्टर क्वांटिटीज हैं, चाहे वो मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क हो, चाहे वो एंगुलर मोमेंटम हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, ये सब एक्सियल वेक्टर बोले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बेटा जी इसकी SI यूनिट के बारे में, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? SI यूनिट इसकी हो जाएगी, फोर्स की होती है न्यूटन और मीटर की न्यूटन मीटर हो जाएगी इसकी बेटा। अगर इसके डायमेंशंस की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ml2 t-2। और ध्यान रखें सेम एज वर्क एनर्जी, वर्क या एनर्जी की भी डायमेंशन यही होती है जो टॉर्क की होती है। ये वाली बात हमने आपको पहले भी बता चुके हैं जब एनर्जी के बारे में बता रहे थे, आपको अभी भी ध्यान रखना है। तो सर ये है आपके पास क्या? टॉर्क। सिंपल अगर हम टॉर्क के बारे में बोलते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है, सीधी अगर हम इसकी न्यूमेरिकल बात करते हैं तो सीधे फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है बेटा टॉर्क का फॉर्मूला। सीधे होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, अच्छे से फील करेंगे, सारी बातें आपके पास हो जाएंगी। तो इस टाइप से हम टॉर्क की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सेम कहानी है जैसे वहां होती है, सेम बात यहां पर टॉर्क के लिए होती है। क्लियर?
तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से सारी बातों को समझिए। अब हम आपको लेके चलते हैं आगे बेटा, और इसमें कंडीशंस और भी बातें हम आपको फील कराते हैं बेटा। पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर बी आ जाएगा यहां पर, इफ एक्सटर्नल टॉर्क on a system is 0, then total angular momentum remains constant. टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि बेटा यहां भी वही वाली कहानी होती है जैसे वहां होती थी। टाउ इज इक्वल टू होता है dl अपॉन dt। वहां पर L क्या होता था, वहां P होता था मोमेंटम लीनियर, यहां L होता है एंगुलर मोमेंटम। सेम कहानी है बेटा, सेम बिल्कुल कहानी, सेम सेम। मोमेंटम आई ओमेगा होता है या mvr होता है, ये हो गया। और बेटा टाउ क्या है, टाउ वहां पर, ये टाउ तो टॉर्क है। तो अगर टॉर्क 0 हो जाएगा बेटा जी, तो यहां से L कैसा रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को कहते हैं बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और यहीं से बात बनाते हैं अपन, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये हमने पास कुछ फॉर्मूला बन जाता है इसमें। यही एक और बात बहुत अच्छी बताता हूं आपको, पॉइंट नंबर सी, अंडर द सेंट्रल फोर्स सेंट्रल फोर्स बेटा जी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है बॉडी का, कांस्टेंट होता है। ध्यान रखें इस बात को, अंडर द सेंट्रल फोर्स एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। फील कराता हूं इस बात को, जब आप किसी बॉडी के सेंटर पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इमेजिन करो आपके पास एक फुटबॉल है, ठीक है, उस फुटबॉल के आपने ऐसे तीर मारा, तीर उसके ना इस साइड में लगा तो फुटबॉल ऐसे घूम जाएगी। समझ पा रहे हो, जैसे ये मान लो फुटबॉल है, ध्यान से समझना, तीर इसके फुटबॉल के यहां लगा तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल ऐसे घूम जाएगी। अगर तीर फुटबॉल के यहां लगा तो फुटबॉल ऐसे घूम जाएगी। लेकिन सोच, तीर अगर फुटबॉल के बिल्कुल सेंटर पर लगो, ऐसे टन टना टन 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 टारा, यहां लगा तीर बिल्कुल सेंटर पर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 है ना। तो फिर उस कंडीशन में फुटबॉल इधर उधर नहीं घूमेगी, फिर फुटबॉल आगे बढ़ेगी। मतलब सेंटर पर फोर्स लगाने से बेटा जी कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, और टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होता बेटा जी तो फिर एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है, कांस्टेंट। ध्यान करो, हम आपको पढ़ाए थे बाबा केपलर का सेकंड लॉ, और वहां बोले थे कि दिस लॉ फॉलो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि प्लैनेट जो मोशन करते हैं सन के अराउंड वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मोशन करते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर हैं बेटा तो वो तो सेंट्रल फोर्स है, वहां टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा, फीलेबल बात है। आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को इस बात से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्या आपको समझ में आ रही है सारी बातें? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हैं अगर आप फील करेंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है सेंट्रल फोर्स के अंडर। जब भी कोई बॉडी मोशन करती है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है। क्लियर हो गई बात बेटा? अब हम इसके बाद आगे की बात फील कराते हैं। आपने इसको छाप लिया होगा, आई होप सो कि पॉइंट नंबर डी।
पॉइंट नंबर डी में लिख सकते हैं पर अपन ऐसे, हैंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ रोटेशन ऑल्सो बी कांस्टेंट। तो अर्थ के रोटेशन का भी जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा रहता है मेरे बच्चों, कांस्टेंट रहता है, सेम टू सेम रहता है, क्योंकि अर्थ भी भाई वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई फोर्स अप्लाई नहीं करती है, तो वहाँ भी सेंट्रल के अंडर फोर्स लगता है। भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जब अर्थ रोटेशन करती है तो रिवॉल्यूशन भी करती है, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो सेंटर पर लगता है ना, और सेंटर पर फोर्स लगाने से टॉर्क ही नहीं प्रोड्यूस होता है। तो अर्थ का एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है, मतलब अर्थ का रोटेशन जैसा है वैसा ही रहता है। यानी हम अर्थ के लिए बोल सकते हैं बेटा, इसका मतलब फॉर अर्थ एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा कैसा रहेगा बेटा जी, कांस्टेंट रहेगा। हम ऐसा बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं आई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा। अब आई की जगह आप लिख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अर्थ को सॉलिड स्फीयर कंसीडर करते हुए 2/5 mr², और इसके लिए लिख सकते हो बेटा T/2π। आप यहां से देख रहे हो कि T प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, r² के हो जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन यहां से आता है कि अब इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज बीइंग हाफ देन व्हाट विल बी द चेंज इन टाइम पीरियड, तो बेटा अगर रेडियस हाफ हो जाएगी तो r का स्क्वायर तो टाइम पीरियड 1/4 हो जाएगा। तो हमारे जो टाइम पीरियड अभी अर्थ के रोटेशन का 24 आवर होता है वो 24/4 यानी 6 आवर का हो जाएगा। यानी जो डे नाइट का ड्यूरेशन फिलहाल 24 आवर का होता है वो 6 आवर का हो जाएगा अगर यहाँ पर रेडियस हाफ हो जाए अर्थ की। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट पर, कंजर्वेशन पर ही बेस्ड है। जैसे एक्सटर्नल फोर्स के जीरो होने पर बेटा लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता था m1v1 = m2v2, वैसे ही बेटा एक्सटर्नल टॉर्क के जीरो होने पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है I1 ω1 = I2 ω2। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाले कॉन्सेप्ट से भी। क्लियर? तो आप सारी बातें ध्यान रखें, फील करते रहें सारी बातों को। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप सो कि आप इसको ध्यान रखेंगे और यहां से बनने वाले क्वेश्चन को आप फील करेंगे। क्लियर सर? तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ये सारी कंडीशंस बनती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम इसके बाद आपको सिखाते हैं आगे एक और कॉन्सेप्ट है इसमें। वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? वो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम आपको सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है मेरे बच्चों, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई रॉड है और ये रॉड जो टिकी हुई है ना बेटा वो इस वाले इस पर टिकी हुई है, यहां पर ऐसे ये सपोर्ट है जो टिका हुआ है। यहां हमने इस पर एक मास लगा रखा है, इधर फोर्स लगा रखा है फॉर एग्जांपल F1 और इधर फोर्स लगा रखा है बेटा जी F2। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है R1 और ये डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक R2 ये है। तो सिंपल सी बात है, इफ सिस्टम is in equilibrium
देन R1 F1 इज इक्वल टू R2 F2, ये कॉन्सेप्ट है। यानी अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो फोर्स उसकी डिस्टेंस कैसी रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। ये क्वेश्चन मतलब एनडीए में भी आ चुका है, नॉर्मली भी आता है। ये सिस्टम ऐसे नहीं गिर रहा है, ऐसे कांस्टेंट हो गया है। तो ये वाली सिस्टम आपको ध्यान रखना है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इसके अलावा यार टॉर्क में कुछ भी तो नहीं है। अब तो सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे अच्छे अच्छे और हम सभी क्वेश्चंस को फील करेंगे। तो मैंने आपको टॉर्क के बारे में सारी बातें अच्छे से फील कराई हैं और आपको सारी बातें ध्यान रखनी है टॉर्क के रिगार्डिंग। क्लियर? अब मैं आपको क्वेश्चंस फील कराता हूं यहां से, फिर हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। हाँ, उससे पहले एक और वर्ड आ जाता है कपल। कपल जो होता है ना बेटा, ये टॉर्क की ही मौसी का छोटा लड़का होता है। कपल का सेंस होता है, कपल का मीन्स होता है ना पेयर, है ना, जैसे हम कपल बोलते हैं तो पेयर है ये। पेयर का सेंस ये है कि ये कब प्रोड्यूस होता है, उस बात को समझो। इसको आप ऐसे लिखो, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस applied on a system, then net force will be 0, but torque is not 0 and it is equal to couple of force। कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं बेटा उसको। कैसे? आओ, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई बॉडी है, एक फोर्स इस पर हम ऐसे लगा रहे हैं ऊपर F1 और एक फोर्स इधर लगा रहे हैं नीचे F2। यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है ये है बेटा L। तो बेटा यहां से सीधी सीधी बात है, ये ऐसे करके घूमेगा तो यहां पर जो कपल होगा ना वो हो जाएगा, कोई भी एक फोर्स ले लो, क्योंकि दोनों फोर्स सेम है ना, तो कोई भी एक फोर्स ले लो छी F, और साथ में दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस ले लो L। यही होता है बेटा कपल। सेम कहानी है उसके लिए। इसके एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल टर्निंग ऑफ कप ऑफ बोतल, कैप ऑफ बोतल, सॉरी, तो बोतल का कैप होता है ना ढक्कन, उसको खोलना, वो इसी का एग्जाम्पल है। अपन उसमें क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, इक्वल और देखो ये वाला अपोजिट, तभी तो खुलता है वो। ऐसे जैसे नट बोल्ट को खींचते हैं, एक नीचे इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, एक ऊपर जो बड़े बड़े बोल्ट होते हैं ना, नट बोल्ट जो होते हैं ऐसे ट्रक वगैरह में, तो दोनों तरफ से हमें सपोर्ट लगाना पड़ता है। वो ऐसे इक्वल एंड अपोजिट, तब वो खुलते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये है, तब बॉडी चलती नहीं है, केवल घूमती है। इस कंडीशन में अगर आप ध्यान रखें तो अंडर एक्शन ऑफ कपल बॉडी परफॉर्म
प्योर रोटेशन, बॉडी क्या करती है, प्योर रोटेशन करती है। इस कंडीशन में भाई जब चलेगी नहीं, केवल घूमेगी, वहां कपल लग रहा है अपने पास, ठीक है। तो ये कपल का प्रिंसिपल था, और कपल की भी यूनिट और डायमेंशन सब टॉर्क के इक्वल होती हैं। होता ही टॉर्क है बस। ये तब होता है जब बॉडी ओनली रोटेट करती है। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, नेट फोर्स 0 हो जाता है, तो वहां पर ओनली जो टॉर्क लगता है उसी को कपल बोलते हैं अपन। इतनी सी कहानी है कपल की, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी सर। अब अपन आपको लेके चलते हैं आगे, क्वेश्चंस फील करते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ो बेटा जी। आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3J न्यूटन, मीन्स F वेक्टर तो गिवन है अपन को कितना, 3J कैप, और पार्टिकल हुज पोजीशन इज वेक्टर इज 2K, ये J है ये K है, और R वेक्टर कितना दे रखा है बेटा अपने को, 2K कैप। तो अपन को फाइंड करना है टॉर्क। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, 6 हो गया K क्रॉस J। आप जानते हैं J क्रॉस K होता है I, तो K क्रॉस J होता है -I, तो माइनस का 6I कैप हो जाएगा। ये टॉर्क वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 6I कैप। अगर वैसे वैल्यू निकलवाएंगे तो 6 आ जाएगा, और किस में आएगा, न्यूटन मीटर में। मैंने आपको वेक्टर फॉर्म भी बता दी और नॉर्मल भी बता दिया। मैग्नीट्यूड में फिर I का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है ना, वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे क्रॉस करते ना अपन, वो I J के पढ़े थे ना अपन, ऐसे वेक्टर में नहीं पढ़े क्या अपन, I हो गया, ये J हो गया, ये अपन K पढ़े थे, है ना। फिर ऐसे चलते थे I J K, I J K, ऐसे करते थे ना। तो I क्रॉस J क्या होगा, K, J क्रॉस K क्या होगा, I, और K क्रॉस I क्या होगा, J। उल्टा कर दिए हैं, यहाँ है K क्रॉस J, तो माइनस का I आ गया, बस खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कर पाएंगे आप लोग ऐसी बातें, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब अपन आगे बढ़ते हैं आपको लेकर। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। A solid cylinder of mass 2 kg and radius 4 cm is rotating about its axis at the rate of 3 rpm. टॉर्क क्या होगा इसमें, देखो सबसे पहले हमें निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा जी, वो होता है I इज इक्वल टू हाफ mr²। रिंग के डिस्क के इक्वल होता है इसका हाफ। m की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 2 kg, और r बोले तो 4 × 4, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इससे डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 × 10⁻⁻⁴। ये आ गया बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद बेटा आप निकाल लीजिए यहां से नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता था ना v - u/t, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू v - u/t। अच्छा ऐसे कर लो, चाहे उससे निकाल लो, देखो इससे मत करो, ऐसे करो। आपने यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएंगे, हालांकि मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा। जैसे वहाँ फॉर्मूला होता था ना v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as लीनियर मोशन में, ऐसे ही यहाँ होता है बेटा, v की जगह आता है ω²। v क्या है, फाइनल लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इज इक्वल टू
यहाँ आता है ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ओमेगा नॉट क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस 2 एल्फा। एल्फा क्या है? वहाँ लीनियर एक्सीलरेशन, यहाँ एंगुलर एक्सीलरेशन, वहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी मैं आगे आपको लिखवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो ओमेगा की जो वैल्यू अपने पास आ रही है, अब इसमें बोला है द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 रिवॉल्यूशंस, मतलब ओमेगा की वैल्यू तो हो जाएगी 0 और ओमेगा नॉट कितना है? 3 आरपीएम। इसको सॉल्व कर लो बेटा, 3 आरपीएम को। ओमेगा नॉट बेटा कितना है? रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड। कितने हैं? 3। तो रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड कितने हो जाएंगे? 3/60 और यही हो जाती है बेटा फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा? 2 पाई एफ होता है बेटा जी। तो वो हो जाएगा 2 पाई और एफ की जगह 1/20, तो ये हो जाएगा बेटा π/10। ये हो गया बेटा ओमेगा नॉट π/10। तो यहाँ रख दिया बेटा π/10 का स्क्वायर। रुकने की बात हो रही है तो माइनस का 2 एल्फा और थीटा कितना है? 2 पाई रिवॉल्यूशन, तो थीटा की जगह आ जाएगा 2 पाई। ये हो गया बेटा। अब यहां से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आंसर आ जाएगा? ये इधर आ जाएगा 4 पाई एल्फा इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 100। तो यहां से बेटा 1 पाई से तो पाई कट गया, ये नीचे जाया, तो एल्फा की वैल्यू आ गई है बेटा π/400। ये एंगुलर एक्सेलरेशन आया है एल्फा। आपको क्या चाहिए भैया? टॉर्क चाहिए, टॉर्क। तो जैसे लीनियर मोशन में फोर्स इज इक्वल टू होता है ma, वैसे ही एंगुलर मोशन में होता है टॉर्क इज इक्वल टू होता है कितना? I इंटू एल्फा। भाई मास की जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और लीनियर एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना फाइंड किए हैं? 16 इंटू 10⁻⁻4 और एल्फा कितना फाइंड किए हैं? π/400। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर हमें दे रखा था 3 आरपीएम, तो वहां की हेल्प से हमने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकाली जिसे ओमेगा नॉट बोलते हैं। फाइनल जब स्टॉप हो जाएगा तो फाइनल तो 0 हो गया भला। यहाँ इसको लिखा, इसको रखा, यहाँ से सॉल्व किया, अल्फा निकाला। उसके बाद टॉर्क क्या होता है? I इंटू एल्फा। आई की जगह ये रख दिया, अल्फा की जगह ये रख दिया और अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। क्लियर? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये क्वेश्चन पढ़ो। मूवमेंट ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू दे रखा है 4I कैप, 5J कैप, 6K कैप, और एट इतने पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया है अबाउट द पॉइंट ये। तो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, सॉरी। तो आप देखो क्वेश्चन क्या है वो समझो कि जैसे मान लो ये हमारे पास कोई सिस्टम है, इस पॉइंट को मानो A और इस पॉइंट को मानो B, सही है। तो ये तो रोटेशन एक्सिस हो गई, कौन से वाले पॉइंट पर? B पॉइंट पर, अबाउट, जिसके अबाउट कर रहे हैं। यहां पॉइंट A है और फोर्स जो लग रहा है ना वो इसी पॉइंट पर लग रहा है F। तो ये होगा इन दोनों के बीच R वेक्टर। तो यहां पर R वेक्टर जो आएगा ना परपेंडिकुलर वाला, वो आएगा OB वेक्टर।
या सॉरी ए पे लगा रहे हैं ना, हाँ, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। बोलो बेटा, 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 आई कैप। ऐसे करते हैं, 0 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, +2 जे कैप। माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 2, तो -3 + 2 प्लस का सॉरी माइनस का 1 बचेगा के कैप। ये निकाला भैया हमने आर वेक्टर। एफ वेक्टर हमें चाहिए, पता ही है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। डिटरमिनेट बनाएंगे तब ये सॉल्व होगा। यहाँ पर रख देंगे, यहाँ आएगा आई जे के। ये प्लस माइनस प्लस का सीक्वेंस चलता ही है। अब इसके बाद यहाँ पहले r है तो r को लिखना होगा 0 2 -1, फिर इसको लिखना होगा बेटा 4 5 -6, और डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हमने बताया है, पहले ऐसे माइनस का साइन फिर ऐसे करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को भी फील कर पाएंगे आसानी से। तो ये क्वेश्चन था बेटा अपने पास, टॉर्क वाला क्वेश्चन था जो हमने आपको फील कराया है, और ये डिटरमिनेंट की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस फील कराएंगे हम आपको। नेक्स्ट क्लास रोटेशन मोशन की लास्ट क्लास होगी, जिसमें आपको हम लीनियर मोशन और रोटेशन मोशन में आपको रिलेशन सिखाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो सब फील कराएंगे। तो बने उस क्लास में भी हमारे साथ, और तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जो स्टूडेंट्स अपने घर पर दिवाली की छुट्टियों के लिए गए हैं वो भी अपने घर पर इन क्लासेस को देखते रहें, उनसे उनका रिवीजन होता रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें बनती रहेंगी। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।